Hello everyone. In this lecture we will be discussing about the growth and trends in the agriculture sector in India from 1950s until today. So हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात कर रहे हैं तो क्या ट्रेंड रहा है पूरा हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो वी नो दैट इंडिया इज़ प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. हम सब जानते हैं इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चर जो है लार्जेस्ट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का. So on the eve of independence, Indian economy was primarily an agrarian economy and around 72% of the population derived its livelihood from the agricultural sector, which reflects the importance of this sector in the Indian economy. So the sector contributes more than half of the GDP of the country. So हम सब जानते हैं कि भाई एग्रीकल्चर जो है लार्जेस्ट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का और 72% जो पॉपुलेशन है वो अपना लाइवलीहुड डराइव करती है एग्रीकल्चर सेक्टर से. So even today, any change in the agricultural sector, good or bad, has a multiplier effect on the entire economy of India. Okay. Now let us discuss the growth of the agriculture sector in India from 1950s till today. So for evaluating the agricultural sector growth rate, we divide the time period into 4 phases. So phase number 1 is the pre-green revolution period. दैट इज़ फ्रॉम 1950 टिल 1965. सो इसे हम कहते हैं प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड. दूसरा आता है हमारा इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1967 से लेके 1980 तक. देन थर्ड वी हैव मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज़ फ्रॉम 1980 टिल 1990. देन वी हैव पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड विच इज़ फ्रॉम 1991 टिल द प्रेजेंट स्टेज. Now if I discuss about the pre-green revolution period that is from 1950. So ये वाला पीरियड डिस्कस करने से पहले अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँ बिफोर द प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड दैट इज़ द टाइम ऑफ बिफोर यानी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या एग्रीकल्चर का सीन था, आइए हम वो डिस्कस करते हैं पहले. सो अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की अंडर द कॉलोनियल रूल. So under the colonial rule, Indian economy was a rural and agrarian economy, and I told you the population derived its livelihood directly or indirectly from the agriculture. So basically at that time India was not self-sufficient in food or raw materials. So the basic concept is कि India जो है self-sufficient नहीं था food और raw materials में. अब ऐसा क्यों है उसके हम कुछ reasons देख लेते हैं. क्या रीज़न्स रहे थे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा पहले के टाइम पे यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टेगनेशन थी, रुका हुआ रहता था. सो पहला कारण है लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो हमारा बहुत ही अजीब सा था. अजीब सा इसलिए कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, ज़मींदारी सिस्टम था, उसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी कहते थे. तो जो प्रॉफिट्स हैं जो जैसे देखो कौन कौन थे, ब्रिटिशर्स हो गए, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ज़मींदार्स हो गए और स्मॉल फार्मर्स हो गए. तो जो प्रॉफिट्स है जो स्मॉल फार्मर्स अर्न करते थे बाय कल्टिवेटिंग ऑन दैट लैंड, सो दैट प्रॉफिट्स वर गिवन टू द ज़मींदार्स. ठीक है, और ज़मींदार्स जो हैं उन प्रॉफिट्स को स्मॉल फार्मर्स से ले लेते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान, दैट इज़ द लैंड रेवेन्यू. और इसी लगान को वो डिपॉजिट करते थे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को. सो द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग दिस लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वाज आल्सो फिक्स्ड. और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो ज़मींदार्स को उन्होंने राइट्स दे रखे थे ब्रिटिशर्स ने, वो उनसे वो राइट्स ले लेंगे. तो इस वजह से होता था. बट द सिचुएशन इज़ दैट कि ज़मींदार्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. पर वो कुछ करते भी नहीं थे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए. तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लेड करता है to unlimited exploitation of tillers of soil, that is the actual cultivators, that is small farmers, by zamindars, and the tillers were reduced to the status of landless laborers. और टिलर्स की ऐसी हालत कर दी थी कि वो लैंडलेस लेबर्स बन गए थे. सो नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट कौन सा कारण रहा था, एक तो हो गया लैंड सेटलमेंट, दूसरा जो कारण था वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, मतलब हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं पर वो भी सेल के पर्पज़ के लिए, सेल्फ कंजम्पशन की बजाय. तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे यही था, फार्मर्स को हायर प्राइसेस दिए जाते थे जिससे वो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करें. 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक फूड क्रॉप्स, एक होते हैं कैश क्रॉप्स. तो ब्रिटिशर्स फार्मर्स को पैसे देते थे
कि ब्रिटिश की फार्मर्स जो है कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करें जैसे कि कॉटन और जूट। तो ब्रिटिश जो है बाय ऑफरिंग द हायर प्राइसेस इंडियन पीजेंट्स वर अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, and during the British rule agriculture was commercialized to cater the needs of the British. Okay, so now fall in the production of food crops was responsible for the frequent famines, और इसी जो fall in food production है इसी वजह से famines भी आते थे। नाउ अगला क्या कारण था? अगला कारण था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब टेक्नोलॉजी पहले अच्छी नहीं थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं था, तो कल्टीवेटर पे कोई ऐसा मींस नहीं था, कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं था, ना ही कोई तरीका था, ना ही कोई इंसेंटिव था एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। और ब्रिटिश रूल जो है वो तो बहुत ही कम स्पेंड करते थे एग्रीकल्चर पे। सो इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न, दो सम फार्मर्स ने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया, फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स पे आए, बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो शेयर क्रॉपर्स हैं उन पर कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, कोई इंसेंटिव्स ही नहीं थे। तो शेयर क्रॉपिंग क्या होती है? शेयर क्रॉपिंग एक ऐसा एग्रीकल्चर होता है जिसमें लैंड ओनर अलाउ करता है टेनेंट को लैंड यूज़ करने में और बदले में शेयर ऑफ क्रॉप्स मांगता है जो वो प्रोड्यूस करता है। फिर एडवर्स इफेक्ट था पार्टीशन का, जो ये सिंगल पोर्शन ऑफ डिवाइड हुआ था, फर्टाइल लैंड जो थी ना वो सारी पाकिस्तान पे चली गई थी और जो होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश का पार्ट बन गया था। तो इन सब कारणों की वजह से हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर जो था वो अच्छा नहीं था और हम लोग क्या थे, हम लोगों पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे हम फूड प्रोडक्शन में। सो अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ लेट्स कम अगेन टू द प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। So at the time of independence, India witnessed an acute shortage of food. क्यों acute shortage of food को witness किया? Due to disruption caused to the agriculture sector. एक तो disruption जो agriculture sector में cause हुई commercialization of agriculture की वजह से, land settlement की वजह से, low productivity की वजह से, scarcity of investment की वजह से, और साथ ही साथ partition of India की वजह से। तो जो partition है उसने lead किया loss of fertile soil land to पाकिस्तान और जो लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हो गई अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये तो हमारी सिचुएशन हुई, मतलब ये ओवरऑल कंक्लूजन हुआ कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया ने एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड को विटनेस किया। अब हम बात कर रहे हैं 1950 की। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड हम 1950 की नहीं, अभी हम इसी पीरियड की बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रीज इमीडिएट फूड रिक्वायरमेंट, तो इस पीरियड के टाइम पे जब कंट्री को फूड रिक्वायरमेंट तो पड़ती होगी, दैट वॉज फुलफिल्ड बाय द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। सो द कंट्रीज फूड रिक्वायरमेंट वॉज फुलफिल्ड बाय द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इन एडिशन टू दिस, सो इसी के एडिशन में सीरियस अटेम्प्ट्स वर मेड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, और सीरियस एफर्ट मेड किए गए कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी आए किसमें? फूड प्रोडक्शन में। तो सारा जो प्रॉब्लम है वो यही आया कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड थी, प्रॉब्लम थी, और उसको ओवरकम करने के लिए सीरियस अटेम्प्ट्स मेड किए गए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंसी ला सकें फूड प्रोडक्शन में। और वो हम कैसे लाए? उसके लिए हमने करा लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ अब लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया। अब हमने ऐसा क्या क्या प्रोग्राम्स जो है इनिशिएट हुए प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड के टाइम पे, कौन कौन से प्रोग्राम हमारे इनिशिएट हुए, अब उसको समझिए। देखो 1950 वाले टाइम में हमने इम्प्लीमेंट किया लैंड रिफॉर्म्स को। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं उसकी भी डिटेल में हम समझेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ। भाई लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड रिफॉर्म्स में आता है लैंड रिफॉर्म्स इन्वॉल्व्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स थ्रू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। भाई लैंड रिफॉर्म्स में ओनरशिप जो है, जैसे अभी इतना चल रहा था लैंड की वजह से, लैंड सेटलमेंट की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए ही लैंड रिफॉर्म्स आए थे। और लैंड रिफॉर्म्स में हमारा क्या हुआ था? चेंज हुआ था ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स में। कैसे? बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज में कौन आता है? जैसे भी ब्रिटिश थे, यानी ब्रिटिश को छोड़ो, गवर्नमेंट हो गई, अब बीच में ज़मींदार थे और ये ज़मींदार सी के थ्रू ही तो पैसा जा रहा था गवर्नमेंट पे, और एक्चुअल टिलर्स जो थे उन पे पैसा नहीं रह रहा था, प्रॉफिट।
तो यानी ये जो ज़मींदारी सिस्टम है, इसको अबॉलिश करा जाए और लैंड सीलिंग करी जाए। लैंड सीलिंग मतलब, तो लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि एक फिक्स कर देना। लैंड सीलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग्स दैट एन इंडिविजुअल कैन ओन। मतलब फिक्स कर देना कि एक इंडिविजुअल पे मैक्सिमम इतना ही लैंड होल्डिंग्स होगी। तो भाई उससे क्या होगा, उससे जो मोनोपोली है वो नहीं होगी, दादागिरी नहीं होगी। तो ये पहला प्रोग्राम समझ आया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। दूसरा प्रोग्राम समझिए, ओके, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। तो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तीसरा देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स सच एज इरीगेशन, पावर एंड फर्टिलाइजर्स। 3 हो गए। एंड फोर्थ दैट इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये 4 तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो इनिशिएट हुए किस पीरियड में, ड्यूरिंग द प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। कौन कौन से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, introduction of rural development schemes, third public investment on infrastructural projects such as irrigation, power and fertilizer, and fourth we have is community development programs. Okay, all right. So अब ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे देयर वाज नीदर ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं थी, ना ही कोई इक्विटी थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। बट as compared to the British period, the performance of Indian agriculture during the pre-Green Revolution period was remarkable. But compare करें अगर हम British period से Indian agriculture की performance during the pre-Green Revolution period, so that was remarkable. So how? For example नहीं, मतलब एक हम डाटा देखें तो जो ग्रोथ रेट था, the growth rate of income from agriculture sector was 2.66% per annum during the pre-green revolution period. So growth rate कितनी थी, 2.66%. और in contrast the most optimistic estimate of the growth rate of primary sector during the British period में के टाइम पे कितनी ग्रोथ रेट थी, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ग्रोथ रेट थी 0.74%। और देखो और अब है 2.66%। तो कितना फ़र्क आ गया, कहाँ पहले 0.74% भी नहीं आता ग्रोथ और अब कहाँ 2.66 हुआ। तो यानी जो है ग्रोथ रेट ने रिमार्केबल हुआ। और देखो ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो आउटपुट था दैट वाज 25 मेजर क्रॉप्स। सो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे आउटपुट कितना था, 25 मेजर क्रॉप्स थे दैट वर ग्रोइंग ओनली एट 0.41% पर एनम। So now during this period, during the pre-green revolution period, contribution of yield growth was only 38.4% against the optimal yield growth of 50%. So the main reason identified for the lower dominance of yield growth, जो भी लोअर डोमिनेंस ऑफ यील्ड ग्रोथ, यानी कि भाई होनी कितनी चाहिए ग्रोथ रेट ऑप्टिमल यील्ड 50% होनी चाहिए, असलियत में है कितनी प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड में, सिर्फ 38.4%। तो अब क्या कारण है कि जिसकी वजह से लोअर डोमिनेंस है यील्ड ग्रोथ की। सो कारण ये है द आउटपुट ग्रोथ, लोअर डोमिनेंस जो है आउटपुट ग्रोथ की, उसका कारण है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉप वेरिएशन and fertilizer application। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। फिर हमने आपको बताया भाई प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड के टाइम पे जो था लैंड टेन्योर सिस्टम था, उसने क्रूशल रोल प्ले किया इन शेपिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। बट कुछ रीजन में अभी भी फ्यूडल सिस्टम प्रिवेल होने की वजह से लार्ज लैंड होल्डिंग्स जो है वो कंट्रोल होती थी बाय लैंडलॉर्ड्स who leased out the land to the tenant farmers, and ये जो है this often led to the inefficiency in the resource allocation and limited incentive for the agricultural innovation among the tenant farmers। So I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया। So overall क्या हुआ, overall during this period हमारा फोकस रहा, क्योंकि हमारे पास फूड की शॉर्टेज थी तो हमारा पूरा फोकस था
ऑन अटेनिंग द सेल्फ सफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। हमारा सारा फोकस था कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन रादर देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ। भाई एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए तो हमें फूड ग्रेन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट अभी प्री ग्रेन रेवोल्यूशन का सारा टास्क क्या था, 1950 से लेके 1965 तक पूरा फोकस था कि भाई क्या करेंगे, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी आनी चाहिए। समझ में आ गया? ओके, सो ऑलराइट गाइज, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड स्टेज। So let us move towards second stage of the green revolution, that is the initial stage of green revolution. उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया ही नहीं था, इसलिए हमने पहली स्टेज का नाम रख दिया प्री ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर आया इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1966-7 से लेकर 1980 वाले पीरियड में। ऑल राइट, now the use of high yielding variety seeds along with chemical fertilizers, insecticides and pesticides led to the substantial rise in the level of agricultural output। और यही जो rise है in the output by use of high yielding variety seeds, साथ में chemical fertilizers, insecticide, pesticides, इसी ने लेड करा substantial rise in the level of agricultural output। और ये जो rise है output में, that was so significant that it is known as green revolution। so जो term है green का मतलब crops, green means crops, revolution means spurt, that is significant rise। so together you can say a significant rise in the crop production। तो basically green revolution ने अपनी एंट्री मारी, कब एंट्री मारी, 1967-68 में एंट्री मारी, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। सो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया कम से कम 25% से नियरली बाय 25%, और इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गई इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। मतलब यही जो हमें चाहिए था, तो इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड सक्सेसफुली ब्रोक द विशियस साइकिल ऑफ द एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन। और जो एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन का ये जो जाल था उसको इसने ख़त्म कर दिया, फिनिश। ठीक है, सो अब पॉइंट ये आता है कि भाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड ही क्यों, वाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, और तरह के सीड क्यों नहीं? क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है ना, दैट अकर्ड प्राइमरी ड्यू टू द मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड विच रेज्ड एग्रीकल्चरल यील्ड पर हेक्टेयर टू इनक्रेडिबल हाइट। क्योंकि ये एक मिरेकल की तरह काम करते हैं और रेस कर देते हैं एग्रीकल्चरल यील्ड को एक इनक्रेडिबल हाइट्स तक। नाउ दीज सीड्स कैन बी यूज्ड इन दोज प्लेसेस वेयर देयर आर एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। जहाँ भी अच्छी फैसिलिटी है ड्रेनेज की, भाई पानी ड्रेन हो जाए और वाटर सप्लाई हो जाए, बस ये दो चीज़ें चाहिए। फिर ये देखो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड क्या कमाल करते हैं एग्रीकल्चर में। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जो यील्ड है वो ऑन एन एवरेज ट्रिपल हो जाती है, और बाकी सीड के कंपैरेटिवली ये जो सीड है इनको थोड़ा हैवी डोज चाहिए होता है फर्टिलाइज़र का, 4 to 10 टाइम्स ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं ताकि लार्जेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन आ सके। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने जो है पॉपुलैरिटी गेन करी वीट के लिए, बाजरा के लिए, राइस के लिए, मेज़ के लिए, जवार के लिए और कॉटन के लिए। और अगर हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के बेनिफिट चाहिए तो हमें देखो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए, तभी तो वाटर सप्लाई होगा, और ड्रेनेज की अच्छी फैसिलिटी चाहिए, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए कि हम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को परचेज़ कर सकें। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, हम टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, हम पढ़ रहे हैं इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भाई इनिशियल स्टेज में भी फर्दर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला पार्ट मिड 60, जैसे 1960 के अप्रॉक्स में आया है, 1966 में, तो भाई 1966 में आया तो 1965 तक तो हमारा पहला पीरियड चल रहा था, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं मिड 60s में, ठीक है, एंड मिड 70s में। तो ये पहला हो गया फर्स्ट फेज। सेकंड हो गया मिड 70 से मिड 80 तक। तो इस फेज़ में क्या हुआ, मिड 60 से मिड 70 तक जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो रिस्ट्रिक्ट करा, सिर्फ वीट और राइस ग्रोइंग रीजन पर ही रिस्ट्रिक्टेड था।
और इसमें इंक्लूड हुई स्टेट्स ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये स्टेट्स इंक्लूड हुई, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो ये सीड्स हैं HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। सो फार्मर्स एट दैट टाइम, मिड 60 से मिड 70 की याद कर रही हूँ, फार्मर्स एट दैट टाइम who had financial resources are able to purchase the inputs to reap the benefits। तो भाई सिर्फ फार्मर्स जो हैं who can purchase the financial resources to purchase the inputs were only able to reap the benefits। तो सिर्फ जो भाई ख़रीद सकते हैं तो वही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मिड 60 से मिड 70 के बाद। फिर हम बात करते हैं मिड 70 से मिड 80 के बीच में। तो इसमें जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो थोड़ा सा वाइड स्प्रेड हुआ। Impact of green revolution became widespread and it covered the most of the areas of the country। All right, now in the second phase, government provided loans to the small farmers at a very low interest rate। government ने लोन दिए small farmers को low interest rate पे, making the modern inputs accessible to them, ताकि वो भी modern inputs का फ़ायदा ले सकें। एंड सब्सिडाइज कर दिया उन्होंने, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया और सब्सिडी दी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पे। तो दो काम करे, एक काम नहीं करा, दो काम करे। तो दस इट वॉज ओइंग टू द इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कैन बी अक्योर्ड टू स्मॉल फार्मर्स एज वेल। अब क्योंकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात अगर कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़ लें। तो भाई हम जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का टास्क था कि वो सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना फूड ग्रेन्स में, जो कि हमारी प्रॉब्लम रही थी इससे पहले। ठीक है, तो नाउ इंडिया वॉज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया तो अब इंडिया को अमेरिका की दया की ज़रूरत नहीं थी, या फिर और भी कोई नेशन अपनी फूड रिक्वायरमेंट की फुलफ़िल वो खुद कर सकता था। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या एडवांटेज हुए हम ये देख लेते हैं। पहला एडवांटेज देखिए, अटेनिंग द मार्केटेबल सरप्लस। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। सो ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस विच मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मार्केटेबल सरप्लस मतलब एडिशन, किसी चीज़ का एडिशन। तो यानी एक पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। यानी कि भी पहले फार्मर्स जो है अपनी कंजम्पशन को फुलफ़िल कर ले और फिर जो बच जाए उसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा उसको वो सोल्ड कर दे। तो दिस इज़ नोन एज मार्केटेबल सरप्लस। सो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट मेक्स द डिफरेंस टू द इकोनॉमी ओनली व्हेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज सोल्ड इन द मार्केट। और ग्रोथ हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में तभी बढ़ेगी जब ऐसा जो प्रोड्यूस है, मार्केटेबल सरप्लस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सो फॉर्चुनेटली गुड प्रपोर्शन ऑफ राइस और वीट प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, और यही जो है मार्केट में भी सोल्ड आउट हुए। तो वीट और राइस से क्या हुआ, एक तो उन्होंने अपने खुद का कंजम्पशन फुलफ़िल कर लिया और साथ ही साथ मार्केट में बेचा भी सही अच्छे अमाउंट में। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक हुआ फूड ग्रेन्स का। तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन ने गवर्नमेंट को अनेबल किया कि वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स को रख सके, एक एज अ स्टॉक की फॉर्म में रख सके भाई, जिससे जब वो फूड शॉर्टेज का जब टाइम हो तो काम आ सके ना। तो बफर स्टॉक भी हुआ। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। तो जिन फार्मर्स की इनकम जो थी वो कम थी, सो भाई देखो, एज अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स वॉज सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट, तो उनके प्राइसेस जो है डिक्लाइन हो गए रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। सो जो लो इनकम ग्रुप्स हैं जो स्पेंड करते थे लार्ज परसेंटेज ऑन इनकम ऑन फूड, उनको बेनिफिट हुआ। मतलब ये कि यार जिन लोगों की, अभी हम फार्मर्स की बात नहीं कर रहे, लोगों की बात कर रहे हैं, अब इनकम जो है कम थी तो उनको जो है पहले अपने खाने के लिए भी जो है ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे, खाने का कोई भी ग्रेन ख़रीदना है तो उसके लिए। पर अब क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन में ज़्यादा हो गए, जो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो लो इनकम ग्रुप्स को भी जो है बेनिफिट हुआ। उनको अब ज़्यादा प्राइस नहीं पे करना पड़ता था फूड के लिए। नाउ
लेट मी डिस्कस द रिस्क इन्वॉल्व अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्या रिस्क थे ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड के अंडर? तो पहला था रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। भाई पेस्ट अटैक का भी रिस्क था। अब हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स तो आप यूज़ कर रहे हो, पर वो जो है वो पेस्ट को भी जल्दी मतलब पेस्ट प्रोन होते हैं, मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट। और ये रिस्क जो है स्मॉल फार्मर की बस की तो है नहीं कि वो उठा सके। मतलब फ़ायदा तो देता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोडक्ट, पर उसको पेस्ट अटैक होने का भी जल्दी चांस होता है। और अगर मान लो स्मॉल फार्मर्स जो है वो अपना सारा सब कुछ लगाए इसमें, और अगर पेस्ट अटैक हो जाए तो वो तो सब कुछ उसका गया काम से। ठीक है, तो देखो, अगर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फार्मर्स, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, सो स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी could lose everything in a pest attack. And however, this risk was considerably reduced by services rendered by research institute established by government. However, कोशिश करी गई, सर्विसेज बनाई गई कि जिससे जो है ये पेस्ट अटैक को कम करा जा सके या फिर उसको पहचान लिया जा सके। फिर दूसरा क्या हुआ? इंक्रीज़ इन इनकम इनक्वालिटी होने का रिस्क बढ़ गया। भाई इनकम इनक्वालिटी होने का रिस्क बढ़ गया। वो कैसे? कि भाई देखो, देयर वाज रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट्स जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर रिक्वायर्ड थे, विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन, किसके बीच में डिस्पैरिटीज़? बिटवीन स्मॉल फार्मर्स एंड बिग फार्मर्स, सिंस ओनली बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स. So however, due to the favorable steps taken by the government, the fears did not come true. ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगे हाथ स्टेप्स ले लिए, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए लोन्स एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट एंड सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र दिया, ताकि स्मॉल फार्मर्स भी जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें. आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ. अगर आपको अब प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, ब्रिटिशर से पहले का टाइम, प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन समझ आ गया है, तो अब मैं तीसरे फेज़ पे आती हूँ जिसको कहते हैं मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कब से कब तक है? मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है आपकी 1980 से 1991 तक, यानी पोस्ट रिफॉर्म पीरियड आने से पहले और 1980 के बाद. तो अब ये जो है ये थोड़ी मैच्योरिंग स्टेज है ग्रीन रेवोल्यूशन की. सो इंडिया का जो एग्रेरियन इकॉनमी है उसने विटनेस करा रिवाइवल ड्यूरिंग दी 1980s. ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमने HVY सीड की बात करी, फर्टिलाइज़र स्ट्रैटेजी की बात करी, तो जो इंडिया का एग्रेरियन इकॉनमी है उसने विटनेस करा रिवाइवल ड्यूरिंग द 1980s. एंड इफ़ वी कंपेयर इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को, अगर हम कंपेयर करें मैच्योरिंग स्टेज से, तो हम क्या देखेंगे? तो जो ग्रोथ रेट है ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड यील्ड, उसने इम्प्रूवमेंट उसे मिला. मैच्योरिंग स्टेज में हम देखेंगे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ एज़ कम्पेयर टू इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो अब एक्चुअली हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने कि प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो टोटल आउटपुट होता है क्रॉप का पॉन में जोग्राफिकल एरिया सोन होता है, तो वो 1.7% था इनिशियल के टाइम पे, और अब हो गया 2.93% मैच्योरिंग के टाइम पे. तो इम्प्रूवमेंट हुई. एंड ओवरऑल अगर देखा जाए GDP ग्रोथ फिगर, दैट वाज 3.09% पर एनम ड्यूरिंग द मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक टर्निंग पॉइंट की तरह एक्ट करा इंडिया के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में. भाई इंडिया का एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत ही बढ़िया था. जैसे 1980 से 1991 तक अगर हम देखें ना, तो ऑन एवरेज जैसे पहले 14.44%, 10%, 16%, एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी मतलब अच्छा खासा था. तो बेसिकली जो मैच्योरिंग फेज़ था ना, उसमें ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चरल आउटपुट का और फूड ग्रेन का इन ऑल द अदर ईयर्स ड्यूरिंग द मैच्योरिंग फेज़, ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चरल GDP का और फूड ग्रेन आउटपुट का या तो वो नेगेटिव था या फिर लो था. पर जो फैक्टर्स जिसने लीड करा एग्रेरियन ग्रोथ को ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो था स्प्रेड ऑफ HYV सीड की वजह से,
फर्टिलाइजर स्ट्रैटेजी की वजह से जो है मेच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने टर्निंग पॉइंट माना इंडिया के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। ना फिर हम अब बात करें अगर पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड की, जो 1991 से लेके प्रेजेंट टाइम तक। तो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें देखिए ज़रा, द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्ट्रैटेजी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्ट्रैटेजी वो क्या होती है उसके बारे में आपको पता होगा भाई। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्ट्रैटेजी आई थी, एलपीजी आया था 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का तो एग्रीकल्चर से कोई संबंध है नहीं, एंड ग्लोबलाइजेशन। सो अब लिबरलाइजेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो ड्यू टू लिबरलाइजेशन स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस्ड इन द 1991, जून 1991 में जो इंट्रोड्यूस हुई, ऑल्दो it had no explicit mandate to liberalize Indian agricultural sector and integrate with the global economy। तो इसका कोई ऐसा वो नहीं था कि ख़ास मकसद नहीं था, मतलब कोई ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करना ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। मतलब मैंडेट मतलब कोई एक ऑफिशियल ऑर्डर, कोई ऐसा शासन का कुछ वो नहीं आया था, ऑर्डर, आदेश नहीं आया था। बट However, various changes introduced during this period, जितने भी changes introduce हुए इस पीरियड में, उसने अफेक्ट करा इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पोजिशन को, अफेक्ट करा। सो फाइनली व्हाट हैपन्स, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड, इस पॉइंट पे फोकस करेंगे ज़रा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एज पार्ट हैड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एग्रेरियन इकोनॉमी इम्प्लिसिटली। सो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने एग्रेरियन इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस करा इम्प्लिसिटली। सो कम्प्लीटली उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से एग्रेरियन इकोनॉमी भी कम्प्लीटली अफेक्ट हुई। ओके, अगला देखिए, जो हमारे कुछ मेजर्स हुए, कुछ मेजर्स जो हमने टेक करे, जैसे हमने डिवैल्यूएशन करा इंडियन रुपी का 1991 में, ठीक है, डिवैल्यूएशन हुआ इंडियन रुपए का। और क्या हुआ, रिमूवल हुआ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री, जो रिमूवल था उसको मतलब प्रोटेक्शन जो लगा रखी थी इंडस्ट्री पे उसको रिमूवल हो गया। और साथ ही साथ ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, राइट। तो अब ये तीन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था अगेंस्ट द एग्रीकल्चर, सो दैट वॉज रिड्यूस्ड। सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एग्रीकल्चर वॉज रिड्यूस। कैसे रिड्यूस हुआ, बाय टर्निंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि हमने जो है कुछ ऐसे टर्म्स ऑफ ट्रेड को टर्न कर दिया कि वो फेवर में हो गए एग्रीकल्चर के। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर बात करूँ, यानी कि भाई प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इन जनरल अपॉन में प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन जनरल। तो भाई टर्म्स ऑफ जो ट्रेड है वो फेवर में हो गए। कौन कौन से मेजर लेने की वजह से, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से। देन अनदर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, एक और जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट दैट वाज फेल्ट, दैट वाज द इंडियाज़ कंपाइलेंस विद WTO ऑब्लिगेशन। इंडिया का जो कंपाइलेंस था WTO ऑब्लिगेशन के साथ, उसने क्या किया, दिस कंपाइलेशन हैज़ रिमूव्ड, कम्प्लीटली रिमूव्ड the quantitative restriction on the import of agricultural commodities by year 2001 and migrated to the tariff on imports। तो बेसिकली जो इंडिया का कंपाइलेंस था विद WTO ऑब्लिगेशन, सो ये जो इंडिया का कंपाइलेंस है WTO ऑब्लिगेशन ने, इसने रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दिया ऑन इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी। मतलब अब आप एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी को इम्पोर्ट कर सकते हैं और माइग्रेट कर सकते हैं, और माइग्रेटेड टू द टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स, और तो टैरिफ और इम्पोर्ट्स पे उसने माइग्रेट डाउन करा, ठीक है। सो एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो ड्यू टू द लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर है जो पहले इंटरेस्टेड नहीं था, अब वो इंटरेस्टेड हो गया। द प्राइवेट सेक्टर वॉज नाउ मोर इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग इट्स प्रेजेंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैन बिफोर।
सो पहले प्राइवेट सेक्टर को कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अब उसकी दिलचस्पी बढ़ गई एग्रीकल्चरल सेक्टर में। कॉर्पोरेट फर्म स्टार्टेड एंटरिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन द एग्री बिजनेस, नेमली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने लगे फर्म्स, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आने लगे, सीड रिसर्च में आने लगे, अपना करियर बनने लग गया, और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में आने लग गए। ठीक है, पता चला किस किस में आने लग गए, एग्री बिजनेस में आने लग गए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, सीड रिसर्च और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में। ऑल्दो द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ मेजर्स, ऑल्दो द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज नहीं था मेजर्स का जो गाइड करता एग्रीकल्चरल सेक्टर को इस लिबरल इकोनॉमिक रिजाइम में, now took its toll on the performance of agricultural sector, where all the vital indicators of agricultural growth started declining in the post reform period। तो क्योंकि हम जानते हैं भाई एब्सेंस था, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तो था नहीं जो गाइड करता लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और जो वाइटल इंडिकेटर्स थे, तो इसलिए जो कुछ वाइटल इंडिकेटर्स थे वो डिक्लाइंस करना शुरू हो गए 1991 वाले पीरियड से। तो अब अगर हम कंपेयर करें, जैसे हमने कंपेयर करा इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो मैच्योरिंग स्टेज मच बेटर था, और हमने कंपेयर करा था इससे पहले प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड को और इनिशियल ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड को, और प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड को इंडिपेंडेंस के टाइम से करा था, ब्रिटिशर्स के टाइम से। तो भाई मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो डिक्लाइन हुआ टू 2.33% ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो 2.33% जो है वो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के टाइम पे था एग्रीकल्चरल ग्रोथ, और 3.06% था कब, ड्यूरिंग द मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन सब चीज़ों से क्या कंक्लूड होता है, सबसे ज़्यादा कौन से टाइम पे हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ बढ़िया था। सो वी कैन कंक्लूड नाउ, डिस्पाइट द डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रोथ ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। एक और पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में डिक्लाइन तो हुआ था एग्रीकल्चरल ग्रोथ में, बट जो फूड प्राइस थे ना दैट वर रिलेटिवली चीपर एज़ कम्पेयर टू मैच्योरिंग स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब भाई ऐसा क्यों था, ये जो आयरनी है ये बेस्ड है इस पॉइंट पे कि भाई पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ओपन ट्रेड था और कंफर्टेबली फॉरेन एक्सचेंज हो जाता था, तो इंडिया ने मैनेज कर लिया इंपोर्ट करना एडुक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड वेन एवर डोमेस्टिक सप्लाई शॉक इमर्ज। तो क्या था, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के टाइम पे ओपन ट्रेड था, ओपन ट्रेड होता था और कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन थी, तो इंडिया मैनेज टू import adequate quantity of food whenever the domestic supply emerge। and जो growth path है इंडियन एग्रीकल्चर का that was more stable during stability। ये बात ज़रा ध्यान रखेंगे कि स्टेबल कहाँ पर था, स्टेबल तो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के टाइम पे था, दो उसका जो वो था वो 2.66% था, बट जो स्टेबिलिटी थी वो इस टाइम पे थी। क्यों? क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन भी थी, स्टेबल था इस टाइम पे। तो जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फूड इन्फ्लेशन जो स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन हाई फ्लक्चुएशन ग्रोथ। में ग्रोथ हाई तो हो पर फ्लक्चुएट करती रहे। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। अब एक और बात मैं आपको बता देती, जो प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड था उस समय 5 ईयर प्लान, पहले 3 5 ईयर प्लान होते हैं इस पीरियड में 1950 से 1965 तक, याद रखना। फिर इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करें तो उसमें हमारा कौन कौन से प्लान आ जाते हैं, क्योंकि आपको ये प्लान पीरियड का टाइम भी पता होना चाहिए। 1951 से 1966 तक, जैसे हर 5-5 साल के अगर गैप में देखा जाए तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लान आया था। फिर 1966 से 69 पे प्लानों की छुट्टी थी, बट अब इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हम बात करें तो 2 ही प्लान कवर हो रहे थे, 4th और 5th प्लान। ठीक है, 4th प्लान और 5th प्लान। और फिर 1980 से अगर 1991 तक की बात करें तो हमारा 6th और 7th प्लान। और लास्ट हमने ऐसे ही डिवाइड करा, लास्ट जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है उसके बाद
जो है आप ले लो 8th प्लान, 9th प्लान, 10th एंड 12th प्लान तक, ठीक है। सो आई होप गाइज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।